हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल आपके जनरल स्टडीज़ के किस पेपर में रेलेवेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि वी हैव स्टार्टेड NCERT कोर्सेज। सो एज यू नो दैट NCERT इज़ द फाउंडेशन फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू आर थोरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ NCERT। सो अलाइनिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड NCERT कोर्स, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं। एट प्रेजेंट वी आर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट, सो दिस इज अ फ्लैट डिस्काउंट विच यू कैन अवेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इस बार के एडिटोरियल लिस्ट की तरफ। टुडे इज 5 मई। जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो MPLAT फंड के बारे में है। तो MPLAT सस्पेंशन एंड वाई इट मस्ट गो। सो दिस इज द इन डेप्थ एनालिसिस। साथ के साथ MCQs के क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन वुड बी ऑल्सो देयर। जो कल के हमने सवाल किए हैं उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज बताऊंगा। एंड अ मेंस क्वेश्चन वुड बी देयर फॉर द प्रैक्टिस। सो दिस मेंस क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे। अब बात करें अगर हिंदू से, तो ग्रेन स्टॉकिस्ट विद अ रोल स्टिल रेलिवेंट एंड अ वे आउट फॉर द पेंडेमिक, ये दो हिंदू से हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लेट्स लाइटन द बर्डन एंड डिप्लोमेसी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। So these are the total important editorial for the day that we'll be discussing today. So the first is the in-depth analysis, that is MPLAT's, its suspension and why it must go, right? So this is written by Jagdeep Chokar and he is a professor at IIM Ahmedabad. तो बहुत ही इंसाइटफुल बातें कही गई है इस एडिटोरियल में। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट, राइट। अगर एक IIM अहमदाबाद का प्रोफेसर कुछ बातों को कह रहा है तो इट बिकम वेरी रेलिवेंट एंड आपके लिए ये सारे पॉइंट्स नोट करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज़ देयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड बात करें इस तरह की एडिटोरियल के इंपॉर्टेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल स्टडीज़ पेपर 3, राइट। तो दोनों जगह ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर कहीं ऐसे आप लिख रहे हो गवर्नेंस पे, तो ऐसे में भी इस सारे की चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, राइट। तो देखते हैं क्या बातें की गई है, क्या थीम है इस एडिटोरियल का। तो बेसिकली MPLAT फर्म और उसकी जो फिजिबिलिटी है उसके बारे में बात की गई कि कितनी प्रासंगिकता है इसकी, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, उसके बारे में जिक्र है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया to suspend the member of parliament local area development scheme that is called MPLATs, right? So ये फंड है 2 financial year के लिए, इसको अभी तक बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया है। सो दैट 2 financial is from 2021 to 2022, राइट। तो 2 साल के लिए सस्पेंड रहेगी। नाउ जो अमाउंट सेव होगा दैट विल गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CFI के बारे में आपको पता है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, और भी बहुत सारे फंड्स है, ओके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आप अलग से देख लीजिएगा डिटेल में पॉलिटी में, राइट। सो यहाँ पे ये जो रिजर्व होंगी फंड वो CFI पे जाएगी और टू फाइट द COVID-19 पेंडेमिक, राइट। और सरकार का कहना है कि इस चीज़ से, इस स्कीम से दे विल सेव 8,000 crore rupees. So this 8,000 crore rupees would be directly going to the CFI and increasing the corpus. Now अगर बात करें रिसेंट में लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, तो इन लोकसभा वी हैव 542 मेंबर्स, while in राज्यसभा वी हैव 245 मेंबर्स इंक्लूडिंग 12 नॉमिनेटेड मेंबर। आपको पता है 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, एंड दिस रिक्रूटमेंट एंड दिस नॉमिनेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट, राइट। सो जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने यूनानिमसली इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो उन्होंने सस्पेंड किया फॉर 2 ईयर, और इसकी ऑलरेडी अप्रूवल कैबिनेट ने कर दी है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट डिबेट है ये कि क्यों इसको कैंसिल किया गया। अदर फिजिबिलिटी है, कुछ लोगों का कहना है कि इस फंड से यूटिलाइजेशन हो सकती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ओपिनियन है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगा कितने परसेंटेज ऑफ फंड जो हैं वो इंडिया में यूटिलाइज हो रहे हैं, राइट। सो बात करें MPLAT फंड के बारे में, ये है क्या। सबसे पहले तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि दिस इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम है, ओके। सो एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती हैं, राइट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर आता है, और ये अनाउंस की गई थी दिसंबर 1993 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो MORD जो है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें आती थी। बाद में इसको 1994 में इट वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो अमाउंट है, ओके, जो अमाउंट इसमें अलोकेट की जाती है एनुअली
दैट इज 5 करोड़ रुपीज, राइट। तो ये अमाउंट को बेसिकली मेंटेन करना, दिस इज द ड्यूटी हैज बीन गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में MOSPIB कहते हैं, राइट। नाउ इसका बेसिकली जो मेन मतलब था एमपी लैट का, दैट इज टू एमपी टू रिकमेंड द डेवलपमेंट वर्क जो अपने एरिया में है, वो अपनी जो लोकली फील्ड जो नीड है उस जगह की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसके हिसाब से वो काम करें, राइट। तो जो एरिया ऑफ नेशनल प्रायोरिटी दी गई थी उनको, दैट वाज ड्रिंकिंग वाटर, की इंश्योर करेगा ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रिलेटेड काम हो, जो प्राइमरी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उस पर काम हो, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस जगह का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, अगर अच्छा नहीं है तो कुछ पैसे वहाँ पे एलोकेट किए जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम sanitation and road. So these were among the top priorities which an MP should consider before releasing the fund, and etc. There are other minute work which can also be take place. अगर बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा के जो लोग हैं, जो एमपीज हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में कर सकते हैं, और जो राज्यसभा के हैं वो रिकमेंड करते हैं पूरे स्टेट में वो जहाँ भी चाहें। जैसे मान लो कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से है या कोई मध्य प्रदेश से है, तो वो अपने उसी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, यू नो, द फैक्ट ही इज नॉट बाउंड टू हैव एनी डिस्ट्रिक्ट, ही कैन चूज एनी वन ऑफ देम। दिस लिबर्टी इज गिवन ओनली टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, वो इंडिया में कहीं भी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से पॉसिबल प्रीलिम्स में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कहीं भी ऑल ओवर कंट्री में रिकमेंड कर सकते हैं काम को, राइट। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, पैन इंडिया ये कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो एनुअल एंटाइटलमेंट थे इस अमाउंट की, दैट इज 5 करोड़ रुपीज़। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे उनकी ड्यूरेशन जो है 5 साल की, उनमें उनको 5 करोड़ रुपए मिलता है। जी नहीं, ये एनुअली उनको दिया जाता है 5 करोड़ रुपीज़। सो इफ दे आर कंटिन्यूइंग फॉर 5 टर्म, सो इट विल बी 25 करोड़ रुपीज़, राइट। Now coming to the reasons that stated by the professor of IIM Ahmedabad कि why it must be abolished, कि उसको हटा देना चाहिए, तो उन्होंने कुछ बातों पे जोर दिया है। So this is again very important and very relevant for you for the mains examination. तो एक एक चीज़ों को समझेंगे। उनके मुताबिक लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है वो बहुत कारगर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट एरिया है दैट कैन ओनली बी रिकमेंडेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। एंड इट इज़ हिज और हर चॉइस टू इम्प्लीमेंट द रेस्ट ऑफ दिस। एंड वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या जो डिप्टी कमिश्नर है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ों को आगे कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखा यह गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास दे कैन नॉट आस्क द मेंबर टू चेंज द प्लान। वो उनको सजेस्ट नहीं कर सकते, जो उन्होंने कहा है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो एक जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है वहाँ पे थोड़ी वीकनेसेस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो उन्होंने बताया कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्किल है, दे हैव लेफ्ट मेनी मच ऑफ द डिज़ायर्ड, और जो एक्सपेंडिचर अनकर करती है एजेंसीज पे, दैट इज़ लेस अमाउंट हैज़ बिन बुक। मतलब जितना खर्च करने के लिए अमाउंट एलोकेट किया गया है, मान लो अगर 1 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, तो जो खर्च है वो कम हो रहे हैं, करीबन 50 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपीज़। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, दैट इज ओनली 49 to 90% ऑफ द बुक्ड अमाउंट, राइट। सो दिस इज ऑन द हायर रेंज एंड दिस इज ऑन द मिनिमम रेंज। तो इसके बीच में चीज़ें रहती हैं। तो अगर बात करें जो यूज़ ऑफ लेस क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल वेयर यूज, जो क्वालिटीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उनको एक्सेस पेमेंट दिया जाता था और सब स्टैंडर्ड वर्क की जाती थी। बिकॉज अगर आप वर्कर है या कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो कि किसी ने कुछ गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, या फिर दे आर चार्जिंग फॉर अ फ्यूल, दे आर चार्जिंग फॉर अ रेंटेड व्हीकल, तो दे वर चार्जिंग अ लॉट कंपेयर टू द नॉर्मल मार्केट रेट, राइट, टू इंक्रीज देयर शेयर। एंड डिलेइंग इन द इश्यूज इन द वर्क ऑर्डर, काम में बहुत ज़्यादा डिले होना, बहुत लंबे समय तक लंबित रखना काम को। सो दीज वर द अदर इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट वर रेज्ड बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. Now talking about the failure and in the internal control mechanism, so what is happening if there is no proper authority to checkpoint it? So departmental in terms of non-maintenance records were also being reported, which CAG has observed it. So ये CAG की अपनी observation है. This is the point number 2. Now coming to the third point,
there's a gap in utilization of fund. How there's a gap? Because there is a variation in the utilization of MPLAT amount. अगर बात करें लोकसभा की जो MPs हैं, they have not spent rupees 5 करोड़ रुपीज इन सेट ऑफ एनुअली. जो उनको एनुअली रुपीज दी गई है उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ पैसे खर्च नहीं किए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नंबर, देयर आर 508 MPs, 93.55%, that did not utilize the entire MPLAD amount. सो आप समझ सकते हो यहाँ पे बेसिकली वॉट वी आर द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द रिमोट एरिया, वो ये कंप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे रोड सही नहीं है, चीज़ें सही नहीं है. बट द फैक्ट इज दैट कि ये द MPs आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द फंड. फंड है बट यूटिलाइजेशन, द डेडिकेशन इज नॉट देयर फॉर द डेवलपमेंट. सो यू कैन सी द फिगर. So anyone complaining, if you go to your member of parliament, if you ask him, please let him know कि you are not utilizing the amount, the corpus which is given to you 5 crore annually. Do utilize it, right? So this is what a vigilant citizen can do, right? So this is the figure from May 2014 to 2018, that 93.55% of the fund were not utilized by the member of parliament. नाउ अगर बात करें सिर्फ 35 MPs ऐसे थे लोकसभा के जिन्होंने पूरे एंटायर अमाउंट को यूटिलाइज किया है, राइट? सो सी द फिगर, ओनली 35 MPs among 508 MPs were unable to use the entire fund. Now moving to the point number 4, that is nepotism in the fund allocation. सो बेसिकली अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना, वर्ड्स बेसिकली जो MPLAT के अंदर जो रिलेटिव्स हैं, जो MPs के क्लोज फ्रेंड हैं, दे वर गिवन द कॉन्ट्रैक्ट. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जो वैलिडिटी है MPLAT के बारे में, उसको भी चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट में 1999 में. सो दिस इज अ लीगल एस्पेक्ट विच आई हैव इंक्लूडेड. सो पिटिशन फाइल की गई थी 2000, 2003 में, 2004 में एंड अगेन 2005 में. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंबाइंड जजमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा कि द स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल. उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, बट नो एक्सपर्ट और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बातें की जाए तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया. मैं आगे आपको कंक्लूजन में इसके बताऊंगा इसके बारे में. सो केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड बहुत ज़्यादा देखी गई है. दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट रिपोर्ट्स आर देयर द फंड इज बिंग अंडर यूटिलाइज एंड मिस यूटिलाइज. जो MPLATs के अंदर जो फंड्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं की जा रही है, राइट? एंड देयर आर इन्यूमरेबल इंस्टांसेस जहाँ पे मिसयूज ऑफ फंड की गई है. वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंटेन. एक ओपन स्पेस में फाउंटेन की कंस्ट्रक्शन की गई अनऑथोराइज सेटलमेंट में. एंड द फैक्ट इज दैट वो एरिया जो थी, दैट इज अ झुग्गी और झोपड़ी, मतलब नॉट वेल स्ट्रक्चर या वेल डेवलप्ड एरियाज. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि दे डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर और वहाँ पे फाउंटेन बनाया जा रहा है. सो यू कैन सी द स्ट्रेंज हाउ द प्लानिंग, द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंड. एक जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आप फाउंटेन बना रहे हो, राइट? सी द स्ट्रेंज, दे आर मेकिंग द फाउंटेन, द फैक्ट इज दे डू नॉट हैव वाटर. दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस व्हाट दे आर डूइंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ, जनरल ब्रीफ, द सेटलमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बैक्ड करते हैं, दे आर बीइंग बैक्ड बाय द जो लोकल मेंबर है. तो इस तरह से अननेसेसरी काम करके पैसों की बर्बादी की जा रही है. नाउ द एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन that there should be complete abolition and of this undesirable and unconstitutional scheme. So expert are of the opinion कि ये completely undesirable fund है और unconstitutional है. तो इसको अभी तो फिलहाल के लिए it has been suspended for 2 years. They want that it should be completely vanished and it should not be continuing with the MPLAT fund. So this is all the point that has been discussed in this editorial. Now we have a question aligned with this. So आपके लिए एक मेंस का सवाल है यहाँ पे. Discuss the feasibility of continuing the MPLAT fund for development of the rural India. तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और इस पे एक मेंस का सवाल और प्रीलिम्स में दोनों में सवाल बनेंगे. तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें, MPLAT के बारे में, और साथ के साथ जितने भी तरह के फंड्स हैं इंडिया में उसके बारे में भी आप पढ़ लें. सो इसके जो आंसर है वो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और हमें PDF सेंड करें. बहुत लोगों ने मैंने स्कैन करके भेजा हुआ है. तो आई रिक्वेस्ट कि जो स्कैनिंग आप करते हैं उसको पूरी मार्जिन देख करके अच्छे से स्कैन करें ताकि वी गेट द क्लैरिटी. बिकॉज इन सिस्टम व्हेन वी डू द अदर पार्ट, व्हेन वी हाईलाइट इट, तो वहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो जाती है. सो मेक श्योर दैट यू वट एवर पिक्चर यू आर क्लिकिंग, इट इज़ कमिंग, द विजिबिलिटी इज देयर, राइट? सो दैट वी कैन इवेलुएट इट एंड राइट योर नेम and in the PDF format, right? So once we receive the copy, we will evaluate it and resend it to you. Now coming to the Hindu, यहाँ से कुछ important editorial है. So the first is about the grain stockist
with the role still relevant, right? तो यहाँ पे बात की गई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI है। तो FCI की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट कोविड-19 के टाइम में जो क्राइसिस है ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन उसको लेकर के बात की गई है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर तरीके से जो ग्रेन मैनेजमेंट होनी चाहिए इंडिया में दैट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। सो प्रोक्योरमेंट जो स्टॉक ग्रेनिंग है दैट इज सपोज टू हैव अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि जो भी स्टॉक FCI कर रही है सो द अल्टीमेट पर्पस इज दैट टू स्टोर इट एंड गिव इट टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि एक सब्सिडाइज रेट पे लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी जो ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो पाए। नो शॉर्टेज जो मॉडर्न स्टोरेज की बात की गई है, अभी जो FCI के पास स्टॉक कम नहीं है बट जो स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी पुअर है हमारे लिए, राइट। ना अगर 2020 की बात करें तो FCI ने कहा था कि वी आर ऑलरेडी मूविंग 3 मिलियन टन ऑफ द ग्रेन्स, राइस है, वीट है, शुगर है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट में ये भेज रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली लॉकडाउन की वजह से ट्रेन नहीं चल रही है तो दे आर डूइंग बाय रोडवेज। पर रोडवेज में भी ये चैलेंज जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि वो फास्ट मूव होनी चाहिए थे बिकॉज रोड आर कम्प्लीटली एम्प्टी, देयर इज नो ट्रैफिक, सो इट शुड बी मूविंग फास्ट, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, राइट। और FCI ने बहुत ही ओवरविंगली जो ट्रेन सर्विसेज है उसके एडवांटेज लेते हुए उन्होंने कहा कि वी आर विल बी ट्रांसफरिंग ओनली 24% ऑफ द ग्रेन बाय रोड। सो दिस इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इतने सारे ग्रेन्स सिर्फ ट्रक के थ्रू या चीज़ों को पहुँचाया जाए, दिस वुड बी अगेन अ टफर टास्क फॉर FCI ऑल्सो। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस इशू कि कैसे PDS की जो अवेबिलिटी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कराई जाए। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू जो स्टॉक्स हैं उनको किया जाए, या फिर जिन लोगों को सब्सिडाइज अमाउंट उनके बैंक अकाउंट पे जाना है जो बेनिफिशियरी का, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड फार्मर अक्रॉस द कंट्री जो कि बेसिकली जो ग्रो कर रहे हैं अपने फार्म प्रोड्यूस को, वो उनके तक पहुँचे, गोडाउंस तक पहुँचे, ताकि वो चीज़ें सेफ हो सके आने वाले सीजन्स के लिए। एंड FCI नीड टू ओवरऑल इट्स ऑपरेशन एंड मॉडर्नाइज स्टोरेज। तो जो FCI की जो पूरी स्टोरेज है उसको एक बार ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, उसको एक बार रिवैम्प करने की ज़रूरत है। So this is what the entire editorial talks about, the revamping FCI storage system. Now coming to the second important editorial, this is again relevant for General Studies paper 2, functions and responsibility of union and state. The way out for the pandemic, यहाँ पे बात की गई है लॉकडाउन, जो हेल्थ केयर सेक्टर और जो इकोनॉमी क्राइसिस है उसको लेकर के जिक्र है कि इकोनॉमी क्राइसिस के साथ साथ वी आर मूविंग टू द फूड क्राइसिस। हाउ इकोनॉमी क्राइसिस इज रिलेटेड टू फूड क्राइसिस। सी होगा क्या, अगर if the people is not earning, they will ultimately will not have a money to purchase the food, right? So economy crisis सिर्फ economy crisis नहीं है, it is ultimately leading to the food crisis. And country which have flattened the COVID-19 curve have earlier realized mass testing है जो सेग्रीगेटेड है, इन्फेक्शन लोगों का सेग्रीगेट करना वो काफ़ी ज़रूरी है। तो जिस तरह से जो साउथ कोरिया का मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस तरह के कुछ मॉडल करने की ज़रूरत, क्योंकि इंडिया में अगर आप बात करोगे तो लॉकडाउन तो हो गई बट एक्सटेंसिव जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। एंड द सप्लाई ऑफ एसेंशियल इज़ अगेन रनिंग आउट। बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही है। अगर बात करें लेबर की शॉर्टेज की, अभी इस टाइम पे आपको पता है रवि क्रॉप्स जो हैं उनके हार्वेस्टिंग सीजन्स हैं, तो फार्मर आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेजेस बिकॉज जितने भी लेबरर्स हैं दे आर मूविंग टू द नेटिव टाउन या नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो जो मास स्केल प्रोडक्शन है टेस्ट किट्स की, PPE ओके एंड एक्सेट्रा वुड हैव टू इफेक्ट, ये सारी चीज़ों की बनाने की ज़रूरत है, इनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, ताकि जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है बेसिकली होगा क्या अगर हम PPE किट्स बनाते हैं या फिर हम टेस्ट किट्स बनाते हैं, तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगी PPE प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रीज़ की, और जो फ्रंट लाइन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उनकी प्रोडक्शन और अच्छे से इंश्योर होगी। बिकॉज अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में जो PPE है, जो किट्स और जो टेस्ट किट्स है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से टेस्ट पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। नाउ इट इज़ वेरी पॉसिबिलिटी दैट जो COVID-19 है वो तब तक हम उस पर वी कैन नॉट कंट्रोल इट अनलेस वी हैव वैक्सीन, और वैक्सीन बनने में अभी काफ़ी टाइम है। सो दिस वुड बी टाइम कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, जो PPE हैं, उस पर सरकार काम करे, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम भी हो और लोग उससे अपने एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेशन में मदद कर सकें। So this is the thing which government should think very in a priority basis, and it has dual effect, one giving the employment and other giving the protection to the healthcare workers.
So this is the point here which has been raised. Now coming to the other important editorial from the Indian Express. So the first one is let lighten the burden. So this talks about the development and management of education. जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसने जो 10th और 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके जो रिदम्स थे उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब किया, क्योंकि आपको पता होगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस थे क्लास 12th के वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, और क्लास 10th के जो कुछ पेपर हैं कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, वो सारे पेपर रह गए हैं अभी भी, राइट. सो बोर्ड एग्जामिनेशन इंडिया में इज स्टिल associated with the fear and anxiety, and this fear and anxiety is both for the parents and for the student. ये दोनों के लिए होते हैं, राइट. सो बात की गई है कि किस तरह से जो बोर्ड एग्जामिनेशन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलोनियल टाइम, ठीक है, एंड इट वाज बेसिकली एम टू स्टैंडर्डाइज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो अभी जो कमिटी है उनके मुताबिक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह से जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों में काफ़ी प्रेशर है, राइट. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, वो रीइटरेट करता है कि वी नीड टू लिंक द असेसमेंट विद लर्निंग. जो बच्चे ने सीखा है उसके हिसाब से उसकी इवैल्यूएशन हो, ना कि चीज़ों को ज़बरदस्ती याद करवाया जाए, राइट. इट शुड बी लिंक्ड विद द लर्निंग सिस्टम. और CBSE का भी कहना है कि क्लास 10 बोर्ड के जो ऑप्शनल हैं देयर विल बी सम टाइम गिवन टू द स्टूडेंट कि व्हाट बेस्ट दे कैन डू. राइट टू इन्फॉर्मेंस एक्ट जो 2009 है, अगर उसके मुताबिक चले तो कोई भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें से क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, उनको किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, और इवेल्यूशन इस तरह से की जाएगी ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. Now board examination need to reflect the ways into the impasses and allay fear and anxiety to the student. जैसे मैंने आपको बताया, still class 10th and 12th board is a fear and anxiety both for the parents and for the students. So there's need to examine and understand the resilience of board examination, because this is a very important time. The corona has hit at that point of time जहाँ पे बहुत सारे एडमिशन्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स होने थे, रिजल्ट आने थे, नीट है, IITs हैं, ये सारी चीज़ें स्टक डाउन हो गई है कम्प्लीटली, right. So this is what has been discussed in this editorial. Now coming to the second one, diplomacy in the virtual world. So this is written by C. Raja Mohan. He mostly deal with the international relation. तो यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह की जो कोविड-19 जो एक तरह से हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इन द डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट इन द ऑनलाइन. सो ऑनलाइन वर्क हैज़ अगेन टेकन अ गेन एंड लीप इन दिस टाइम. तो जो साउथ ब्लॉक है, बेसिकली साउथ ब्लॉक का यहाँ पे मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके बारे में जिक्र है कि कैसे चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जा सकता है और एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की जा सकती है ऑनलाइन तरीके से. और यहाँ पे बात की गई है क्रिकेट के अलावे जो डोमिनिशिया है, सेंट लूसिया है और सेंट विंसेंट है, ग्रीनलैंड है. सो दीज आर सम ऑफ द अभी डिप्लोमेटिक रडार्स में ये कंट्रीज़ आए हैं ताकि इनसे ऑनलाइन चीज़ों पे भी काम किया जा सके. नाउ इंडिया इज टेकिंग अनदर साउथ एशियन जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई, जो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉपरेशन को इन कॉम्बाटिंग द कोरोना वायरस. और इंडिया ने भी अभी प्रेस किया था जो G20 की जो रिसेंट में मीटिंग हुई वहाँ पे, सिंस जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे चीज़ों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हम आगे इसके लिए कर सकते हैं. और नाम जो है विच है समिट बिगिन ऑन मंडे. तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आने वाले समय में भी इस चीज़ों को प्रमोट किया जाए. और जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उनको ये ज़रूरत है कि जो वो नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, क्योंकि कभी भी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी से प्रॉब्लम आती है जहाँ पे उनको रिमोटली चीज़ों को एक्सेस करना है, तो दे आर कैपेबल टू डू सो, राइट. एंड दिस इज़ अ स्पेकुलेशन दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कुड ऑल्सो कंडक्ट अ वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉट मॉरिसन, कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे या किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है. सो ऑनलाइन इज अगेन बिकमिंग अ वर्चुअल वर्ल्ड, इज गेनिंग अ ह्यूज इन टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम में वर्चुअल वर्ल्ड एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट होके उभरा है. Now coming to the important MCQs, and before we proceed with the MCQs question, let's discuss the answer of yesterday's. So कल का जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसमें मैंने आपसे विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में पूछा था. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, दैट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है, राइट. एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट द स्कीम एम्स टू सेटल द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस, कैश के जो स्कीम्स हैं. नाउ क्या है, इट वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द बजट स्पीच ऑन February 1, 2020, और स्कीम एम्स टू सेटल द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग डायरेक्ट केसेस के जो टैक्सेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए.
Now it complete waiver of the interest and penalty on the taxpayer who pay their taxes between 31st March. तो राइट ये पूरी स्कीम की थी, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ना अपने दूसरे सवाल की तरफ, इसका आंसर बी, करेक्ट आंसर सी है। मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो इसके अंदर में है, तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु को डिक्लेयर किया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु 2008 में एंड मलयालम 2013 एंड द लास्ट वाज टू ज्वाइन द सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वाज उड़िया, राइट। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया। सो आपको बताना है which among the following statement is correct? The Brahma Samaj pioneered the cause of widow remarriage and Pandit Ishwar Chand Vidyasagar proactively participated in it. So which among the following statement is correct? Only one, only two, both one and two, and neither one nor two. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section. सो कई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आंसर में, बेसिकली MCQs में। सो डू पार्टिसिपेट। आई रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे आंसर बता दें क्या है, आपको क्या समझ में आता है। नेक्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग, सो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। सो डू पार्टिसिपेट, इट इज़ अ हेल्दी प्रोसेस। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, राइट। Now coming to the second question, so consider the following statement with regard to the marginal cost fund of the base lending rate, जिसको MCLR भी कहते हैं। So it is a minimum interest rate of the following below which banks cannot lend, and it aims to improve the transmission of the policy rate and lending to the rates of the bank, right? So which among the following statement is correct? Only one, only two, both one and two, or neither one nor two. So do let us know your answer in the comment section, right? And if you like this video, do not forget to like it. Subscribe the Aptplus Academy for civil services for more informative videos, और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेज एंड PDF डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, वी विल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।